नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को जीएस और कंप्लीट सोशियोलॉजी कराई जाए हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ शेयर करें। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ पूरी मेहनत के साथ शेयर कर रहे हैं। जितना भी संभव है आप सभी के लिए टाइम निकालकर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 से 2 वीडियो डेली बना रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे वीडियो पर। इसमें हम लोग बात करेंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे काम करता है, और उसके बाद बात करेंगे कि आर्थिक विकास को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। साथ ही बात करेंगे जो है आर्थिक विकास के जो अवस्थाएं हैं जिनको रोस्टो ने बताया था उन्हें समझेंगे, और हम लोग आर्थिक विकास की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, रणनीतियाँ क्या हैं, उनको समझेंगे। और साथ ही जो हमारे देश में एक जो मॉडल डेवलप हुआ उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे देश ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी, मिश्रित या समाजवादी अर्थव्यवस्था को। और जो इंडियन इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए उनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कथन कारण के क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ से कंटेम्पररी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, और एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है। एक प्रश्न लगभग यहाँ से आना है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले परचेजिंग पावर पैरिटी की। क्रय शक्ति समता के मामले, क्रय शक्ति समता की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है? क्रय शक्ति समता को 2 आधारों पर आमतौर पर देखा जाता है। एक है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और दूसरा है खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर, खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर। और अगर हम देखें तो इस परचेजिंग पावर पैरिटी के इंडेक्स में अमेरिका और चाइना जैसे देश पहले और दूसरे स्थान पर होते हैं। भारत भी धीरे धीरे अपनी जो पोजीशन को ठीक तरीके से होल्ड कर रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, यूएनडीपी के बारे में। और ये किसने बनाया था, मेरे पीछे वाले वीडियो को आप देखकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है 1990 से, 1990 से। और इसमें भारत की जो रैंक हासिल है 131 रैंक है। ये बहुत ही पुअर रैंक है। और इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, इसके मानक हैं मित्रों। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है इनकम। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे देश में जो मदर मॉर्टेलिटी रेट है उसमें असम नंबर 1 पर है। लगभग 113 बच्चे प्रति 1 लाख लोगों पर मर जाते हैं। और अगर हम चाइल्ड डेथ रेशियो को देखें प्रति 1000 पर, तो लगभग 29.8 बच्चे मर जाते हैं प्रति 1000 पर। और अगर हम इसे कम करने के जो हमारे टारगेट हैं वो हमारे टारगेट हैं 2023 तक प्रति लाख लोगों पर 70 मौतों को लाना है। हम लोगों ने 2025 तक टीबी मुक्ति का कार्यक्रम बनाया है कि हम टीबी उन्मूलन 2025 तक करेंगे, और तमाम बीमारियों के लिए हमारे भविष्य के टारगेट हैं। हम लोग यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमारे यहाँ पर 74.04% लोग साक्षर हैं। ये आंकड़े सारे आपको याद रहने चाहिए। और आय की बात करते हैं तो लगभग 1,30,000 के आसपास प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इनकम है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की जब गणना की थी तो कितनी बताई थी। मैंने पुराने लेक्चर में बताया हुआ है। अब हम लोग अगर इसे 2010 के पैरामीटर के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ें और शामिल कर दी गई, जैसे असमानता बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिंग असमानता और बहुआयामी गरीबी।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, है ना, कि जो व्यक्ति हर तरीके से गरीब है। तो इनइक्वालिटी हमारे समाज में है, एक तरफ मुकेश अंबानी है और एक तरफ 25 करोड़ से अधिक ऐसी जनता है जिसको 2 जून या 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है, उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। और अगर हम लैंगिक असमानता पर बात करें तो चाहे ये सेक्स रेशियो के मामले में हो 943 प्रति 1000 पर है, चाहे कार्यस्थल पर असमानता हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में सैलरी से जुड़ा मामला हो। भाई कोविड में सबसे ज़्यादा जॉब किसकी गई? महिलाओं की गई, है ना, वो उनको रिकवर नहीं कर पा रही, जबकि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके की लैंगिक असमानता देखने को मिल जाती है। और बहुआयामी गरीबी विकासशील देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है हर तरीके से। एक तरीके से अगर नरकसे के सिद्धांत को लिया जाए तो जिसे नरकसे गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं, कि व्यक्ति ईयर द ईयर, साल दर साल जो है गरीबी के दुष्चक्र में लगातार फंसता चला जाता है, स्ट्रक्चरली वो गरीब होता चला जाता है ना, जिसको हम लोग आगे समझेंगे भी। फिर हम लोग आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर, कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। पहला है आर्थिक घटक। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक से आशय क्या है कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होता है, जिनकी वजह से हमारा जो आर्थिक विकास है वो प्रभावित होता है। तो पहला है आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, है ना, जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है वो बेहतर स्थिति में है, और जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं है वो नुकसान की स्थिति में है। एग्जाम्पल के लिए भारत में जैसे कहा जाए कोयला के भंडार हैं लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अब इस समय कोयले का सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता चाइना वगैरह, चाइना इत्यादि देश हैं, और अगर स्टोरेज की बात करी जाए तो यूएस सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखता है, और सेल गैस जब से आ गई तब से इसको सबसे ज़्यादा कौन जो है इसकी क्षमता रखता है, वो है यूएसए। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे रूस में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं लेकिन बहुत बड़े भूभाग में उनका उत्खनन ही नहीं हो पा रहा है। अगर हम श्रम शक्ति और जनसंख्या की स्थिति में देखें तो आपको बताएं जैसे साउथ अफ्रीका है, ये सब देश अधिक जो है स्किल्ड हैं श्रम शक्ति के मामले में। साउथ कोरिया की यदि हम बात करते हैं तो साउथ कोरिया में लगभग 96% लोग स्किल्ड जॉब में हैं। अमेरिका में 80% से ज़्यादा लोग स्किल्ड जॉब में हैं, और जो है अगर जापान की बात करें तो 92% के आसपास लोग माना जाता है कि वो लोग स्किल्ड जॉब में हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन के बाद 6% लोग के आसपास स्किल जॉब में लोग आए हैं। स्किल इंडिया मिशन कब लागू किया गया, कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हमारे जो जनसंख्या का भार है वो कितना है फ्रेंड्स, वो हमारी जनसंख्या का भार बताया जाता है कि 2027 में भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा। 2027 में भारत सबसे बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र बन जाएगा। और आज इसकी जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। भाई उपभोग तो हो रहा है लेकिन प्राकृतिक संसाधन भी घट रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पर हम वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमने बड़ी मात्रा में बहुत रैपिड वैक्सीनेशन किया है, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। उसके बावजूद हम अभी वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं। माना जाता है कि क्या 2021 में भारत अब 1 डोज का वैक्सीनेशन ही कर पाएगा। ये एक चुनौती है, जबकि दुनिया के कई देशों में 10 करोड़ जनसंख्या भी नहीं है ना। तो ये अपने आप में एक चुनौती है। अच्छा, इसकी बेहतरी क्या है जनसंख्या अधिक होने की? इसकी एक पॉजिटिविटी भी है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हिंदी में जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश है। तो इसका फ़ायदा हमारे देश में कैसे उठाया जा सकता है? जैसे स्किल इंडिया के द्वारा कि लोगों को स्किल किया जाए, फिर जैसे ITIs को खूब बढ़ाया गया है ना,
ताकि छोटे छोटे जैसे काम लोग सीख सकें। यहाँ से स्किल किया जा सके, स्किल सेंटर खोले गए, यहाँ से लोगों की स्किल किया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 64% से अधिक लोग जो है 15 से 49 आयु वर्ग के हैं, तो इनका हमें फ़ायदा हो सकता है। हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया, असेंबल इन इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर चीज़ें बनती कम है, असेंबलिंग उनकी ज़्यादा होती है। जैसे इसका कारण क्या है, जैसे मान लो एप्पल है, वन प्लस है, ये सारे मोबाइल हमारे असेंबलिंग का काम करते हैं। नोकिया है, सैमसंग है, असेंबलिंग का काम करते हैं, यानी कि अलग अलग देशों में पुर्जे बनते हैं और हमारे यहाँ उनको कंपाइलेशन करके एक मोबाइल बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इससे हमारे यहाँ लेबर सस्ता है। हमारे यहाँ का इंजीनियर 30,000 में एक एवरेज इंजीनियर मिल जाएगा और अमेरिका में इसके 4 गुना रेट पर भी नहीं मिलेगा। तो एक ये चुनौती है उन देशों के लिए, इसलिए वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे उनको लाभ है। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ें एक अलग प्रकार से एक चुनौती बनकर सामने आ रही हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति हम लोग जिसे कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, पूंजी निर्माण की। तो पूंजी निर्माण बहुत जरूरी आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा काम ही नहीं चलेगा अगर हमारे पास मुद्रा ना हो, हमारे पास मशीनरी ना हो और उससे लगातार हम निवेश को बढ़ाकर अपनी क्षमता ना बढ़ाते रहें। तो इससे हम एक डेवलप नहीं हो पाएंगे, हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे बड़ी कंपनियों से, चाहे वो तकनीकी कंपनियां हों, चाहे वो विनिर्माण से संबंधित कंपनियां हों। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स पूंजी उत्पादन अनुपात कि जो पूंजी और उत्पादन अनुपात है वो किस तरीके का है। यानी कैपिटल जितना लग रहा है उसकी तुलना में प्रोडक्शन हो रहा है क्या, इसके अनुपात को कहेंगे। फिर तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति, अब आज की डेट में अगर इसी टॉपिक को बात करी जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ों पर बात आ चुकी है। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों पर बात आ चुकी है, जहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जैसे माना जाता है कि जो घर अब आजकल की डेट में चाइना डेवलप कर रहा है वो 24 दिन में डेवलप कर लेता है। बहुत तरीके से जो है तेज़ी के साथ प्रगति हो रही है। फिर आधारभूत संरचना जिसमें ऊर्जा, कोयला और बिजली आते हैं, ये बहुत ही प्रमुख या बहुत बड़े कारक हैं आर्थिक विकास के, बहुत ही बड़े कारक हैं। इनके बिना तो संभव ही नहीं है। यानी कि जैसे आज की डेट में जैसे एनर्जी के पार्ट हैं, बिजली और जो है क्या कहते हैं कोयला, सब कुछ। ऊर्जा के मामले में जो भी राष्ट्र समृद्ध है वो समझ लो न केवल राजनीति को निर्धारित करता है, अर्थव्यवस्था का एक तरीके से इंजन है वो, है ना। इसलिए यूएस ने, जैसे मैंने बताया कि कोल को कंज्यूम किया, प्राकृतिक संसाधन को कंज्यूम किया, प्लस उनके यहाँ सेल गैस मिल गई, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला। आज की डेट में वो उसको सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो ये बहुत समृद्धि बहुत आवश्यक है। और जैसे इसमें एनर्जी के क्षेत्र में बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत में है और लगभग 70-75 देश ऐसे हो चुके हैं जो इसके सदस्य हैं। और एक कर्क रेखा पर जो है बसे देशों को अपने साथ ज़्यादा जोड़ता है, कर्क रेखा के आसपास वाले देशों को अपने साथ जोड़ता है। फैक्टर इसका क्या है, ताकि सोलर एनर्जी की अगर तकनीकी और बेहतर विकसित हो जाए तो जो पर यूनिट खर्च है, प्रति यूनिट खर्च है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो उससे जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके की बेहतर रिफाइंड तकनीक जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और इसमें बहुत से विकल्प हैं, जब मुख्य परीक्षा पढ़ाएंगे तो उनके बारे में फिर बताएंगे। फिर इसी तरीके से
बात करी जा रही आधा जो है परिवहन, रेलवे और सड़कों की। अब सड़कों के संदर्भ में क्या है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका पार्ट 1 जब अटल बिहारी जी थे तब लाया गया था, पार्ट 2 इसका चल रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ा जा रहा है। और रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 2023 तक इसके जो है क्या कहते हैं कि इसको विद्युतीकरण इसका किया जाएगा, इसका पूर्णतः विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। इसी बजट में इसका प्रावधान किया गया है। फिर हम लोग संचार के बारे में बात करते हैं तो भारत में संचार क्रांति हुई है, जिसका प्रभाव हमें दिखाई देता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास, लगभग 110 करोड़ लोगों के पास वर्तमान में मोबाइल है। डाक तार एवं टेलीफोन ये भी इसके अंग हैं संचार के, तो यह हमें पता है। फिर बैंकिंग और वित्त बीमा, बैंकिंग सेक्टर को इसको एक तरीके से री इन्वेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एनपीए की प्रॉब्लम क्रिएट होती रही है। तो इसके लिए बैड बैंक का कंसेप्ट आया। एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, हिंदी में गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, यानी ऐसी परिसंपत्तियाँ जैसे कोई व्यक्ति उधार किसी ने लिया है और वो 90 दिनों तक कोई उसकी किस्त ना जमा करे या मूलधन ना जमा करे या ब्याज ना जमा करे तो बैड एनपीए तब्दील हो जाता है। इसको उगाहने के लिए 2016-17 के बजट में या आर्थिक समीक्षा में बैड बैंक का कंसेप्ट आया था कि ये ऐसे बैंक हैं जो उस तरीके का लोन संग्रहित कर लेंगे। आगे फिर फाइनेंस बीमा की बात करी गई। अगला पॉइंट है विज्ञान और तकनीकी प्रगति। अब जैसे भारत का के अंतरिक्ष मिशन है भविष्य में 2022 के, और इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि हाल में चाइना ने अपना जो है रोवर जो है अंतरिक्ष पहुंचा दिया है, अमेरिका ने पहुंचा दिया है। तो भविष्य का केंद्र है अंतरिक्ष या अन्य ग्रह, तो इसलिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर सामाजिक व्यय की बात करते हैं। सामाजिक व्यय बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की डेट में भारत इससे बहुत ही बुरे तरीके से जूझ रहा है, क्योंकि अगर सामाजिक व्यय को नहीं बढ़ाया गया तो हमारे यहाँ कोई किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, जैसे माना जाता है कि 40% के आसपास लोग एनीमिया का शिकार हैं, रक्ताल्पता, हिंदी में रक्ताल्पता का शिकार होते हैं। महिलाएं नहीं बल्कि बच्चे और पुरुष भी शिकार हैं। कोविड में जो भूखमरी है उससे और ज़्यादा ये प्रतिशत निश्चित ही बढ़ जाएगा। मदर मोर्टेलिटी रेट हाई है, चाइल्ड डेथ रेट है, और समझ लो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, यानी बौनापन की प्रॉब्लम है। अब ऐसे में कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर बेहतर जनरेट हो जाए, तो एक चुनौती है ना। टीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, पोलियो की चीज़ें हैं, और सफाई और शिक्षा और सफाई, इस पर कोशिश की जा रही है। तो शिक्षा में हमने प्रगति ठीक की है, 74.04% लोग साक्षर हैं, जिसमें करीब 82% पुरुष लगभग और 65% महिलाएं हैं, मेल और फीमेल हैं। हमें लेकिन ये ध्यान देना है कि इनकी, जैसे ये सैनिटेशन मिशन है, प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, जिसको 2019 में जो है टोटल क्या कहते हैं टॉयलेट ओपन डेफिकेशन बनाए गए, खुले में शौच से मुक्ति, इस टारगेट को अचीव कर लिया गया है। ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो इस तरीके से हमें ओपन डेफिकेशन प्लस, ODF प्लस और प्लस का कंसेप्ट भी हमारी सरकार लेकर आई है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति का जब डेवलपमेंट होगा, वो स्वस्थ होगा, तो बेहतर स्थिति में जो है रहेगा। वो एक तरीके से बोझ नहीं बनेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश में, बल्कि वो एक उसमें कंट्रीब्यूटर की भूमिका में आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग आर्थिक विकास
की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं कि आर्थिक विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि आर्थिक विकास की अवस्थाओं की चर्चा किसने करी है। तो रोस्टो नामक एक अर्थशास्त्री हैं, इनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो की पुस्तक है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें उसकी चर्चा करते हैं। और ये जो चर्चा है वो अपनी 4-5 अवस्थाओं में बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था में जो है कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे जिस समाज में जाति, धर्म, परिवार आधारित अर्थव्यवस्था हो, कृषि को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उसको परंपरागत अवस्था कहा है रोस्टो ने। आपको प्रीलिम्स में रोस्टो का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल याद रखना होगा। फिर आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था। आत्मस्फूर्ति की पूर्व जो अवस्था है, इसमें उत्पादन तो वैज्ञानिक विधि से किया जाएगा, लेकिन वो उत्पादन खाद्यान्न की आवश्यकता तक सीमित रहेगा। आप इसको अगर समझें तो जैसे हरित क्रांति है, हरित क्रांति एक वैज्ञानिक क्रांति है, इसको खाद्यान्न के संकट से निपटने के लिए लाया गया, लेकिन इससे हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया था, उसके लिए हमें और इनिशिएटिव्स की ज़रूरत पड़ी थी। फिर अगला बात करते हैं आत्मस्फूर्ति की अवस्था। पूर्व अवस्था के बाद आत्मस्फूर्ति की अवस्था। इसमें क्या होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट या विनियोग इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। प्रति व्यक्ति आय को अब यहाँ बढ़ाने का लक्ष्य है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का लक्ष्य है। अच्छा, पॉवर्टी के लिए पर कैपिटा इनकम की बात बता देता हूँ आपको कि कौन व्यक्ति गरीब है। हमारे यहाँ तो बड़े इस पर डिस्प्यूट है और गरीबी की भी शुद्ध परिभाषा तक नहीं है। तो इसमें माना गया कि जो है सबसे पहले तो 2400 कैलोरी और 2150 कैलोरी ये विलेज और ये अर्बन स्तर पर जो कंज्यूम करता है वो गरीब नहीं है। फिर 27 रुपये और 32 रुपये का कंसेप्ट आया कि अगर विलेज में कोई 27 कमाता है और शहर में अगर 32 रुपये कमा लेता है सिटी में, तो वो गरीब नहीं है। लकड़ा वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, है ना, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये सब कमेटियाँ जो है आई हैं और इन्होंने अपनी गरीबी की स्थिति को व्यक्त किया है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गरीबी, जनसंख्या के रूप में सबसे ज़्यादा गरीबी है उत्तर प्रदेश में, और जो गरीबी प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जवाब है। तो आपको ये सारे पॉइंट पीसीएस में वनडे एग्जाम में याद रहने चाहिए। फिर बात करते हैं परिपक्वता की अवस्था की। परिपक्वता की अवस्था की, तो परिपक्वता की अवस्था ये ऐसी है जब आपका उत्पादन का स्तर बहुत ही बेहतर हो जाए और जो निर्यात है वो जो आपका जो निर्यात है वो अन्य देशों के लिए भी होने लग जाए, तो उसको मैच्योरिटी के लेवल पर कहते हैं। और फिर बात करते हैं अधिकाधिक उपभोग की अवस्था के बारे में। तो अधिकाधिक उपभोग की अवस्था के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जिन देशों में उत्पादन उपभोग की मात्रा से अधिक होने लग जाए और निर्यात से लाभ कमाया जा सके, उसको हम कह सकते हैं अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे समझ गए होंगे। परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था में कृषि, जाति, धर्म इन सबको ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका। आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था यानी कि उत्पादन सिर्फ अपने उपभोग तक सीमित रहे। फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था यानी हम इतना उत्पादन कर लें कि हमारे पास पर्याप्त खाना रहे। और फिर परिपक्वता की अवस्था यानी उत्पादन करें और निर्यात करने की भी स्थिति में आ जाएं। और फिर अधिकाधिक उपभोग की अवस्था में कि हमारे पास भरपूर खाना है, अब हम ठीक तरीके से निर्यात करके अच्छे से लाभ भी कमा सकते हैं। तो इस स्थिति को रोस्टो ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में अभिव्यक्त किया है, बताया है। 5 चरण है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक विकास की रणनीति पर। आर्थिक विकास की रणनीति पर बात करते हैं। तो पहले कि हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पहले मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो गरीबी के दुष्चक्र को समाप्त करना है।
अब एक गरीबी के दुष्चक्र, ये जो टर्म है इसको हम समझाते हैं। गरीबी का दुष्चक्र क्या है? ये जो इसको नरकसे ने दिया था, नरकसे ने ये कंसेप्ट दिया था गरीबी के दुष्चक्र का। तो आप लोग इसे याद रखें, गरीबी के दुष्चक्र का कंसेप्ट। अब ये है क्या? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लो इस समय कोविड का एग्जांपल लेते हैं, पॉवर्टी की सिचुएशन में जी रहा था, ठीक है, कोविड है और कोविड के पहले भी यही सब हो रहा था। अब कोई व्यक्ति है जिसका काम छूट गया, ऑलरेडी वो डेली कमाता था, डेली खाता था, अब मान लो उसके सामने स्वास्थ्य समस्याएं आ गई, तो क्या करेगा? सूदखोर से लोन लेगा, वो उस पर ब्याज लगाएगा, ब्याज की जो दर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत प्लस होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो वो जितना उपभोग करे, जितना कमाएगा, मान लो वो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है डेली, तो ऐसे में उसके खर्च और उसके ब्याज और उसके अन्य जो ज़रूरतें हैं वो पूरी मात्र हो पाती हैं। जो एक चक्र में वो जो फंस जाता है वो लगातार वो कंटिन्यू उसको रहना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, आधारभूत ज़रूरतें जिसमें शिक्षा है, पोषण है, ये तमाम चीज़ें हैं, है ना, उनके लिए वो किसी भी प्रकार की चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर पाता और एक दुष्चक्र में वो लगातार निरंतर फंसता रहता है। इसी को नरकसे ने गरीबी का दुष्चक्र कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा, आप देखिएगा पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करते हैं आर्थिक विकास के विचारों पर। तो सबसे पहला कंसेप्ट है संतुलित विकास का विचार। तो ये नरकसे ने दिया है और लेविस ने दिया है। तो संतुलित जो विकास का विचार है वो ये बताता है कि कृषि, संतुलित विकास का विचार, कृषि, विनिर्माण प्लस सेवा क्षेत्र, इन तीनों में समान रूप से विकास हो, तो उसको वो कहते हैं संतुलित विकास का सिद्धांत। फिर है असंतुलित विकास का सिद्धांत। ये कंसेप्ट दिया है हर्समैन, रोस्टो और स्टीवन ने। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति, इसमें क्या है कि इसमें जो उत्पादन है वो एक लेवल के बाद हो। जैसे मान लो कृषि में उत्पादन कम हो रहा है तो सेवा क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो इसे असंतुलित विकास का सिद्धांत कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास के मॉडल पर हम लोग बात करते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक से, ऐसी उम्मीद की जाए। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, पूरा कंप्लीट समझा रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आर्थिक विकास का मॉडल, सबसे पहला मॉडल है पूंजीवादी मॉडल, दूसरा केंद्रीकृत नियोजन मॉडल, तीसरा है मिश्रित आर्थिक विकास मॉडल, और उसके दो भाग हैं, मिश्रित बाजार प्रणाली, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहला है पूंजीवादी मॉडल बेसिकली दो विचारधाराएं मूल तौर पर पहले देखी गई थी दुनिया में। एक थी पूंजीवादी और दूसरी थी समाजवादी विचारधारा। अब इसका थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे नेहरू, और पूंजीवादी विचारधारा जो दुनिया में एक संघर्ष था, ये दो मुख्य विचारधाराओं के प्रवर्तक एक तरीके से यहाँ पर इसका अमेरिका इससे जुड़ा था और इससे जुड़ा था यूएसएसआर, यानी जिसको आप रूस कहते हो। रूस और 10 से अधिक देश उसके सहयोगी थे, जो 1990 में बिखर गया, यूएसएसआर टूट गया और सब देश अलग अलग हो गए। वैचारिक जो है शीत युद्ध का दौर था, 1945 से 1990 का दौर। तो इसकी बात है अमेरिका में, ठीक है। अब ये जो विचार क्या करता है, पूंजीवादी विचार, ये निजी संपत्ति को बहुत महत्व देता है। इसका क्या आशय है, यानी
कि यदि एक व्यक्ति के पास मान लो 100 करोड़ रुपया है, तो उसको राज्य क्या करे, राज्य उसको छूट प्रदान करे, और वो क्या करे, अपनी नीतियों, अपने तरीके से उत्पादन करे, रेट तय करे और उसको सेल करे। राज्य को क्या दे, वो टैक्स दे। बस इस तरीके के मॉडल है ये। इस मॉडल को नाम नोट कर लीजिएगा, मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन मॉडल कहा जाता है। थैचरिज्म और रीगनिज्म इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इन लोगों ने इस मॉडल को लागू किया था। अब ये जो ताकत है, जो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा और ये विचारधारा लगातार पैरेलल एग्जिस्ट करती रही, जिसमें समाजवादी विचारधारा एक 1990 के आसपास टूट गई, चूंकि पूंजीवादी विचारधारा ने बहुत तेजी के साथ विकास किया। मुख्य परीक्षा पढ़ाते वक्त इनकी डिटेलिंग करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे। समाजवादी विचारधारा जो है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप अधिक रहता है, इस तरह की विचारधारा। तो जैसा कि मैंने कहा कि नेहरू इस विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन हम अभी हाल में पूंजीवादी विचारधारा यानी ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, तो पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ हमारे मन में डर था, तो वो तो हम अपना नहीं सकते थे। समाजवादी विचारधारा राज्य पोषित थी पूरे तरीके से, तो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि स्टेट पूरे तरीके से उसको जो है एक्सरसाइज कर पावे। तो हमने इसके बीच की स्थिति को लिया, यानी कि हमने पूंजीवाद और समाजवाद, यानी कि निजी प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति और प्लस सार्वजनिक संपत्ति को मिलाकर एक मॉडल डेवलप किया, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। हालांकि आज देखा जाए तो भारत में पूरे तरीके से पूंजीवादी मॉडल लागू है, पूंजीवादी मॉडल है कहीं ना कहीं, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया था। तो ये एक बात थी। अब ये पूंजीवादी मॉडल हो गया, साथ में दूसरा हो गया केंद्रीकृत नियोजन मॉडल। दोनों को मैंने एक साथ बता दिया है ना, कि जो इसमें संसाधनों का आवंटन है, मैंने बताया ना कि राज्य के स्तर पर होगा। फिर तीसरा मॉडल है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, जो मैंने ये बताई, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इसमें राज्य का, जैसे इसमें क्या हुआ कि निजी संपत्ति या प्राइवेट प्लेयर्स का हस्तक्षेप रहा, जैसे वो उत्पादन करने से संबंधित रहे, उत्पादन करने, मूल्य तैयार करने में राज्य, स्टेट प्लस ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने साथ मिलकर ऐसे किया और टैक्स दिया। ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें इसमें की गई। लेकिन नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें राज्य का हस्तक्षेप अधिक रहा। इसके दुष्प्रभाव भी रहे, अच्छे प्रभाव भी रहे, जिन पर हम लोग मुख्य परीक्षा पढ़ते वक्त डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पूंजीवादी मॉडल, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ राज्य प्रभावी है। फिर अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक बदलाव आए, उन बदलावों को आप चिन्हित करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्लास बहुत मज़ेदार है। जो लोग ठीक से देख लेंगे उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इन फ्यूचर, और क्वेश्चन भी यहाँ से निकलेंगे आराम से। तो पहले संरचनात्मक बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है। तात्कालिक ये तो आ नहीं सकते, पूरी सोची समझी नीति के तहत आ सकते हैं। सरकार की नीति, प्राइवेट प्लेयर्स की नीति, इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं अर्थव्यवस्था पर। तो सबसे पहले है कि संरचनात्मक जब बदलाव हुए, जब बचत दर बढ़ती है, यानी उपभोग से अधिक उत्पादन जब होगा तभी तो बचत होगी। तो सबसे पहली बात है, उपभोग से अधिक उत्पादन होने की स्थिति में बचत हुई। फिर खाद्यान्न उपभोग में कमी आई। ये एक अच्छी बात है। खाद्यान्न उपभोग में कमी का मतलब ये है, जो परंपरागत
कृषि उपभोग प्रणाली थी उसमें चेंजेस आए, में बदलाव आना शुरू हुए, क्योंकि दुनिया में मैकडोनलाइजेशन जैसा कंसेप्ट या चाइनीज़ कल्चर डेवलप होने लग गया था। फिर तीसरा है गैर खाद्यान्न उपभोग में कमी, गैर खाद्यान्न उपभोग में कमी होने लगी। फिर आय अधिक आय अधिक लोचदार हो, यानी कि आय जैसे पहले क्या था, कृषि पर कितने परसेंट लोग निर्भर रहते थे, 85% से ज़्यादा। आज की डेट में कृषि पर कितने लोग निर्भर हैं वर्तमान में निर्भरता है करीब 57% के आसपास मानी जाती है। और पहले जीडीपी में योगदान कृषि का कितना होता था, लगभग 60% के आसपास, थोड़ा बहुत कम। इस समय कितना है, 17% के आसपास, जबकि जनसंख्या अब ज़्यादा है। तो लोग यानी कृषि को अपनी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं मानते और अपने आय के अन्य स्रोत ढूंढते हैं आय के। जीडीपी में कृषि के योगदान में कमी होना, बहुत बढ़िया बात, इसी से रिलेट कर देता हूं। जीडीपी में कृषि के योगदान में कमी होना, ये एकदम उल्टा लग रहा होगा लेकिन एकदम सही बात है। यानी कृषि बेसिकली फायदे का सौदा बड़ी जोत ना होने के कारण हिंदुस्तान में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है, यानी कि किसी के पास मान लो 2 बीघा जमीन है और 4 बेटे हैं और प्लस हस्बैंड वाइफ है, यानी 6 आदमी मिलकर वो काम कर रहे हैं, तो उत्पादन में बहुत ही न्यूनतम बढ़ोतरी हो रही है। मान लो ये बच्चों में 3 बच्चे अगर 300 रुपये ही कमा के लाते हैं डेली, तो 900 रुपये कमा के डेली लेकर आ रहे हैं, यानी 27,000 रुपये ये प्रति महीने में कमा के लेकर आ रहे हैं। और जहाँ एक साल में एक फसल 27,000 रुपये की, 1 बीघे में 27,000 रुपये की कमाई नहीं होने वाली, 6 माह में मुश्किल से 30-35,000 रुपये कमाई होने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि कृषि में योगदान में अगर कमी होगी तो जीडीपी के अन्य रास्तों से मजबूत होगी। अगला है कृषि व उपभोग की तुलना में सेवा। कृषि व उपभोग की तुलना में सेवा, यानी कि जो कृषि और उद्योग हैं इनकी तुलना में सेवा क्षेत्र का अधिक महत्व, जाहिर सी बात है। आज भी क्या है, 54% लगभग सेवा क्षेत्र का योगदान है, 29-30% लगभग योगदान होता है विनिर्माण का क्षेत्र का, और 17% इनका योगदान है कृषि का। कृषि, विनिर्माण, ये आंकड़े थोड़ा सा 1-8% ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेवा क्षेत्र का योगदान। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि सेवा में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो उसका प्रभाव है संरचनात्मक बदलाव से जीडीपी में। अगला, सरकारी राजस्व व्यय में वृद्धि। सरकारी राजस्व कैसे बढ़ सकता है, जब टैक्स कलेक्शन अच्छा हो जाए। हमारे देश में टैक्स कलेक्शन की बहुत ही बुरी प्रणाली थी। पहले लगभग 3 करोड़ लोग टैक्स देते थे, 2014 के बाद ये संख्या करीब 6 करोड़ लोगों की हो गई है, जिसमें विवाद से विश्वास योजना है ना, ये सब चीज़ें, जीएसटी इत्यादि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, तमाम तरीके से नंबर 1 की अर्थव्यवस्था में चीज़ों को लाने की कोशिश की गई है। फिर अगला पॉइंट है जन्म एवं मृत्यु दर में कमी। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.42 ईयर है। एक व्यक्ति औसतन इतना जी रहा है इस समय। जापान में ये बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जापान में है, जापान में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है। और मदर मॉर्टेलिटी रेट असम में सबसे ज़्यादा है, मातृ मृत्यु दर। चाइल्ड डेथ रेट हमारे यहाँ प्रति 1000 पर 29.84 बच्चे मर जाते हैं। और हमें टारगेट करना है कि ये जो है 70 जो है लोग मदर मॉर्टेलिटी में, अभी एक लगभग 117 या 113 है, और इसकी कोशिश है कि ये 70 हो जाए प्रति लाख 2030 तक। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से समझा होगा, ऐसे हम पूरे तरीके से उम्मीद करते हैं। फिर भी यदि आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और आप हमें लगातार जो है इसी तरीके से
हमारे चैनल को ग्रो कराते रहें, बढ़ाते रहें। हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ओके।